सौ बात की एक बात यह कि क्या भारत की जनसंख्या अब घटना शुरू हो गई है और क्या यह अच्छी खबर है? भारत की जनसंख्या से जुड़ी जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई उस पर ध्यान गया आपका? पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है तो ध्यान तो आपका भी शायद गया होगा। और अब तो एलोन मस्क ने भी अपने एक्स अकाउंट पर जिक्र कर दिया भारत की जन्म दर का। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर उद्योगपति हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, एक्स के भी मालिक हैं। एक्स जो पहले ट्विटर कहलाता था, अब वो मस्क का ही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर, पहली बार देश के इतिहास में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1 बच्चे प्रति महिला, 2.1 बच्चे प्रति महिला। इतने बच्चे होने पर आबादी खुद को रिप्लेस कर सकती है, मतलब न बढ़ती है न घटती है। तो पहले तो यह खबर समझने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि यह अच्छी खबर है या नहीं है। तो खबर यह है कि एसआरएस के सरकारी आंकड़े आए हैं। एसआरएस मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें सब दर्ज होता है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है वगैरह। जो भी रजिस्ट्रेशन होती है वो दर्ज हो जाती है। तो 2024 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टीएफआर अब 1.9 हो गई। 1.9 यानी अब औसतन हर महिला को 1.9 बच्चे हो रहे हैं देश में। ये टीएफआर जब 2.1 होती है तो मतलब जनसंख्या जितनी होती है उतनी बनी रहती है। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। क्योंकि मोटे तौर पर आप ये समझ लो कि पति पत्नी के अगर 2 बच्चे होंगे तो मां बाप की मृत्यु के बाद वही 2 जनसंख्या में उनकी जगह ले लेंगे, इसलिए जनसंख्या उतनी ही बनी रहेगी। 2.1 इसलिए मानते हैं क्योंकि कई शिशु जन्म के बाद कई कारणों से बच नहीं पाते। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें आज भी लड़कों और लड़कियों की संख्या एकदम बराबर नहीं होती है, लड़कों की संख्या थोड़ी ज्यादा ही होती है। इसलिए एवरेज 2.1 बच्चे अगर हर महिला के देश में बच्चे पैदा हों तो जनसंख्या सेम बनी रहती है। इसलिए इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब अगर 2.1 से ज्यादा है तो यह औसत तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी, अगर कम है 2.1 से तो जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। 1970 के दशक में हमारी टीएफआर 5 से भी ज्यादा थी, मतलब हर महिला के 5 से ज्यादा बच्चे हो रहे थे औसत। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। 10 साल पहले भी यह दर हमारे देश में 2.3 थी, अब आंकड़ा आया है 1.9। मतलब सिर्फ 10 साल में इतनी तेज गिरावट हो गई। दिल्ली जैसे शहर में तो यह और भी कम है, सिर्फ 1.2 है, जो फिनलैंड जैसे विकसित देश से भी कम है। तो एलोन मस्क ने लिखा कि भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में तो यह कई साल पहले ही नीचे गिर चुकी थी। और मस्क अक्सर दुनिया भर में कम होती जन्म दर की चिंता जताते रहते हैं। उनका मानना है कि यह मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा। उन्होंने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अमेरिका जैसी जगहों पर भी यही चेतावनी दी है। यानी कम जन्म दर सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी बनती जा रही है। लेकिन यह हमारे लिए अच्छी खबर है या नहीं, यह समझने के लिए यह देखना होगा कि बाकी देशों में जनसंख्या क्यों घटनी शुरू हुई थी और हमारे देश में भी क्या वही हो रहा है। अब तक की थ्योरी यह है कि जब कोई देश अमीर होना शुरू होता है तो जन्म दर अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि गरीबी में बच्चे परिवार की मदद करते थे, खेती में काम के लिए, बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए। तो गरीबी में सोच ये होती है कि जितने हों उतने अच्छे। लेकिन जब थोड़ा पैसा आ जाता है परिवार में तो स्कूल, अच्छी पढ़ाई, खेलकूद, स्वास्थ्य, घर, ये सब चाहिए होता है बच्चों के लिए। तो सोच ये हो जाती है कि कम होंगे तो उनकी परवरिश बेहतर कर पाएंगे। और जैसे जैसे समाज में समृद्धि आती है, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी करती हैं, करियर बनाना चाहती हैं, बच्चे इसलिए भी कम होने लगते हैं। विकास के साथ शहर ज्यादा होने लगते हैं, लोग शहरों में ज्यादा रहने लगते हैं। शहरों में जगह कम होती है, मकान महंगे होते हैं, दोनों माता पिता काम करते हैं, बच्चे पालना उतना आसान नहीं होता जितना गांवों में। देश विकास करता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं। पहले बच्चे कई पैदा होते थे लेकिन सब बच नहीं पाते थे। विकास होने के साथ बच्चे कम मरते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा नई सोच आ जाती है, लोगों के शौक बढ़ जाते हैं, पैसा आने पर अपनी खुशी पर ज्यादा खर्च करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपने आराम को महत्व देने लगते हैं।
ये सब हुआ यूरोप में, जापान में, दक्षिण कोरिया में। ये देश जैसे जैसे अमीर बनते गए, जन्म दर गिरती गई। कुल जीडीपी नहीं, प्रति व्यक्ति जीडीपी जब बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है, इनकम हर व्यक्ति की जब बढ़ती है, तो जनसंख्या घटने लगती है। अब सवाल यह है कि भारत अभी अमीर तो हुआ नहीं, जीडीपी पूरे देश की बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा, प्रति व्यक्ति उतनी नहीं बढ़ी है। तो फिर हमारे यहां यह कैसे हो गया? क्योंकि भले ही पूरे देश की औसत आमदनी या प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति जीडीपी भी आप ले लो, तो वो तो अब भी कम है। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ कि एक तो लड़कियों की शिक्षा में तेज उछाल आया। 1990 के बाद से स्कूलों में लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ी। एनएफएचएस का डेटा कहता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं औसतन 1.6 से 1.8 बच्चे पैदा करती हैं। मतलब 2.1 पे रिप्लेसमेंट है। जब पढ़ी लिखी हो जाती है तो 1.6 से 1.8 हो जाता है। अनपढ़ महिलाएं 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। शिक्षा ने सोच बदली, शादी देरी से होने लगी, महिलाओं ने करियर के बारे में ज्यादा सोचा। दूसरा यह हुआ कि गांव में भी टीवी, मोबाइल, फिल्में, इंटरनेट हमारे देश में बहुत ज्यादा पहुंच गया। छोटे परिवार का मॉडल तेजी से फैल गया। सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम तो चले ही, दक्षिण भारत में ये बहुत ही सफल भी रहे, दक्षिण में ज्यादा। बच्चों की मौत के आंकड़े कम हुए, टीके आ गए, दवाइयां आ गई, स्वास्थ्य कार्यक्रम चले सरकार के। तो अब 2 बच्चे ही काफी लगते हैं लोगों को। और फिर भले देश औसतन तो गरीब है देश, लेकिन मध्यम वर्ग बड़ा है और उसकी आकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग, घर, गाड़ी, ये सब चाहिए, तो लोग बच्चे कम करने लगे। तो यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत, मेक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों में जन्म दर आर्थिक विकास होने से पहले गिर गई है, शिक्षा और परिवार नियोजन की वजह से। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि दूसरे देश पहले अमीर बने, फिर बूढ़े हुए। भारत के सामने खतरा यह है कि अगर बहुत तेजी से अब विकास नहीं हुआ तो अमीर बनने से पहले भारत बूढ़ा हो सकता है। जी, बच्चे कम हो रहे हैं तो आगे चलकर जवानों की संख्या कम होगी ना, और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु वगैरह तो पहले ही यूरोप जैसी कम जनधन पर पहुंच गए हैं। वो और भी कम है उनका, ओवरऑल 1.9 है, उनका और भी कम है। लेकिन यूरोप जैसा पैसा थोड़ा ही हुआ वहां भी या कहीं भी। पूरे भारत में काम करने वाले लोगों की उम्र का अनुपात इस वक्त चरम पर है, लेकिन जल्दी बुजुर्ग बढ़ेंगे अनुपात में। मतलब अमीर होने पर जन्म दर गिरना तो स्वाभाविक है, लेकिन भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और सरकारी प्रयासों ने इसे पहले ही कर दिया, अमीर होने से पहले ही। लेकिन इससे विकसित होने से पहले ही देश के बूढ़े होने का भी खतरा खड़ा हो गया। यह विकास के लिए एक तरह से तो अच्छी खबर है कि कम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, लेकिन चुनौती यह है कि हमें अब तेजी से अमीर बनना होगा ताकि बुजुर्गों की देखभाल कर सकें। समस्या यह है कि भारत की बूढ़ा होने की रफ्तार तेज होने वाली है, लेकिन अमीर होने की रफ्तार अभी धीमी है। आज भारत की आधी आबादी 30 से कम उम्र की है, लेकिन अगले 20-30 साल में यह औसत उम्र तेजी से बढ़ जाएगी। 2050 तक भारत की 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी 20% तक पहुंच सकती है। और अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यानी जब बुजुर्ग ज्यादा होंगे तब भी देश उतना अमीर नहीं होगा जितना जापान या जर्मनी था जब उनकी आबादी बूढ़ी हुई। स्कूलों में बच्चे कम होंगे, काम करने वाले लोगों की संख्या चरम पर पहुंचकर घटने लगेगी, लेकिन बुजुर्गों की देखभाल, उनकी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए पैसा चाहिए होगा ना। तो बाकी देश पहले अमीर बने फिर बूढ़े हुए क्योंकि उनकी तरक्की धीरे धीरे हुई। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा की सफलता आबादी को कम तो कर देगी। स्वास्थ्य अच्छा हो गया, शिक्षा अच्छी हो गई, आबादी तो कम हो गई, लेकिन आर्थिक तरक्की अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए अब तेजी से विकसित होने की चुनौती खड़ी हो गई है हमारे पास। टाइम बहुत कम है। ओल्ड बिफोर रिच, ये नहीं होने देना हमें। 100 बात की एक बात।